दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटीज को बीजेपी ने खोखले वादे बताया। बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के वादे पर तंज कसा। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे। जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है वो क्या गारंटी देंगे। वहीं बीजेपी एमसीडी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने पहले भी कई गारंटी दी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां जो है ना वो चाइनीज मोबाइल की तरह की गारंटी, चाइनीज लाइटें जो आती थी वैसी गारंटी है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी इस बार एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वहीं जर्मनी की एक कंपनी वोलोकॉप्टर ने फ्रांस में ड्रोन टैक्सी का परीक्षण किया, जिसके लिए इस ड्रोन टैक्सी को पेरिस के पास एयर ट्रैफिक के बीच आसमान में उड़ाया गया ताकि ये परखा जा सके कि हवा में पहले से मौजूद ट्रैफिक के बीच ये एयर टैक्सी उड़ान भरने में कामयाब है या नहीं। ड्रोन और किसी हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली इस इलेक्ट्रिक टैक्सी ने ये उड़ान पायलट के साथ पूरी की। वोलोकॉप्टर कंपनी की इस ड्रोन टैक्सी में 8 पंखे लगे हैं जो वजन के साथ उड़ान भरने और रफ्तार पकड़ने में इसकी मदद करते हैं। ये एक 2 सीटर टैक्सी है जिसमें पायलट के अलावा एक यात्री बैठ सकेगा। इसमें डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा है जो एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले बेहतर ढंग से उड़ान को नियंत्रित करने में मदद करता है। The speed is around 90 kilometers an hour and we will at the beginning fly somewhere around 20 kilometers. We could go higher distance but we also need to include safety buffers. फ्लाइंग टैक्सी के सभी परीक्षण पूरे होने के बाद कंपनी रूट तैयार करेगी और उसके बाद ही किराया भी तय किया जाएगा। 2024 में पेरिस में समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना है और कंपनी का टारगेट है कि उससे पहले ही फ्लाइंग टैक्सी को उड़ान भरने का लाइसेंस मिल सके। मामूली राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली हो गई है। आसमान में धुंध और धुएं वाला स्मॉग छाया रहा, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब हो गया और सुबह के वक्त औसतन AQI 312 तक पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब के स्तर पर रहा। धीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360, नेहरू नगर में 345, जहांगीरपुरी में 375, सोनिया विहार में 351 और मुंडका में 318 दर्ज किया गया। इस दौरान दिल्ली के आसमान में धुंध और धूल की चादर बिछी रही। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और अगर आप देख सके इस वक्त हर तरफ धूल और धुंध की चादर आपको दिखाई देगी। दूर के जो इलाके हैं वो आपको धुंधले दिखाई देंगे। दरअसल दिल्ली की बिगड़ती हवा के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसकी तस्दीक नासा की तरफ से जारी तस्वीर भी कर रही है। 10 नवंबर को इस तस्वीर से साफ है कि हरियाणा से कई गुना ज्यादा पराली जलाने के मामले पंजाब से सामने आ रहे हैं। नासा की तस्वीर में पंजाब के लगभग 3/4 हिस्से में पराली जलने का दावा किया गया है, जिसका असर दिल्ली की हवा में दिख रहा है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हवा का हाल बिगड़ता नजर आया। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण खराब कैटेगरी में बना हुआ है। इस कारण लोगों को सुबह और शाम के वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, सिर में दर्द और आंखों में जलन आम समस्या हो गई है। जलन हो रही है गले में और जुकाम, आंखों में जलन, बहुत परेशानी हो रही है। दिक्कत सांस लेने में दिक्कत है, घूमने में प्रॉब्लम है, सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है पॉल्यूशन से। आज गाजियाबाद में सुबह के वक्त धुंध और धूल की चादर छाई रही। नोएडा में भी आसमान पर धुंध का साया रहा। आज सुबह नोएडा का औसत AQI 329 रहा। गाजियाबाद का औसत AQI 292, फरीदाबाद का 283 और गुरुग्राम का 298 दर्ज किया गया। यानी पूरे दिल्ली NCR में प्रदूषण बेहद खराब के स्तर के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण आम लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तालिबान पर एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने में नाकाम रहने और देश को गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थिति में डालने का आरोप लगाया। हालांकि रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 देश प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे, जबकि कुल मिलाकर 67 देशों ने वोट नहीं दिया। लेकिन भारत ने तालिबान के खिलाफ और प्रस्ताव के पक्ष में खुलकर वोट दिया। India's main priorities in Afghanistan include providing immediate humanitarian assistance for the Afghan people, formation of a truly inclusive and representative government, combating terrorism, drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities.
यही नहीं, इस दौरान UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे R. अरविंद ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। Territory of Afghanistan should not be used for sheltering, training, planning or financing terrorist acts, especially terrorist individuals and entities proscribed by the UN Security Council, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed। वैसे तालिबान का अफगानिस्तान में शासन आते ही भारत ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी समूहों से इनका गठजोड़ होने की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। वहीं चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बाकी देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। चीन में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 10,000 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालातों को देखते हुए राजधानी बीजिंग में गार्डन और सार्वजनिक पार्क्स को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में तूफान निकोल के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाओं और बारिश के कारण 3 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों से हुए नुकसान का नया वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन का दावा है कि बीते दिन माइकोलेव शहर पर हुए रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। अर्जेंटीना में लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारी बेहतर वेतन की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक पहुंचे तो उन्होंने राजधानी बेंगलुरु में विकास की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री जहां जहां भी गए, स्थानीय लोगों ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और लोगों का उत्साह उस वक्त भी नजर आया जब प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए KSR रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे। झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अंदर से मुआयना करने के बाद PM जब इसे हरी झंडी दिखाने लगे तो उनका अंदाज हूबहू रेलवे कर्मचारी जैसा दिखा। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री सहित बीजेपी के कई नेता और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचे। यहां एक और ट्रेन को प्रधानमंत्री का इंतजार था। यहां से उनके लिए बनाए गए खास गलियारे से होते हुए प्रधानमंत्री जब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचे तो भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन सजी धजी तैयार दिखी। स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद PM मोदी ने इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को और ट्रेन आगे बढ़ी तो इसमें सवार यात्री अपने खास मेहमान का हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने भी उसी अंदाज में दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई। और जब ट्रेन का अंतिम छोर यानी गार्ड का डब्बा प्रधानमंत्री के करीब आया तो हरी झंडी दिखाने वाले गार्ड ने चलती ट्रेन से सर झुकाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। भारत गौरव योजना के तहत काशी दर्शन ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जो श्रद्धालुओं को काशी भेजने के लिए रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु पहुंचने के बाद देश के 2 आध्यात्मिक महापुरुषों को भी श्रद्धांजलि दी। इसके लिए PM मोदी कर्नाटक के विधानसौदा पहुंचे और इसके अहाते में बनी संत कवि कनकदास की विशाल प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर पुष्पांजलि अर्पित की। ये मौका इसलिए भी खास रहा कि आज ही संत कविदास कनकदास का जन्मदिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री इसी अहाते में मौजूद महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के पास पहुंचे और रामायण के रचयिता महान संत की प्रतिमा को भी सर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले हमने आपको दिखाया था संत कवि श्री कनकदास जी की। प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे का एक विशेष आकर्षण नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करना भी रहा। बेंगलुरु की स्थापना करने वाले और विजयनगर साम्राज्य के शासक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति इस मायने में भी खास है कि ये किसी शासक की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे समृद्धि की मूर्ति भी कहा जाता है, जिसका जिक्र बाद में PM ने एक जनसभा में भी किया। प्रभु केम्पेगौड़ा की विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी।